गबन प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और आज हम चर्चा करेंगे गबन उपन्यास का क्या युगबोध था, यानी युग जो उस समय पर जो चल रहा था उसका गबन उपन्यास पर कितना असर था और गबन उपन्यास की प्रासंगिकता कितनी बनती है। जाहिराना तौर पर ये उपन्यास 1931 में लिखा गया जब हमारा देश गुलाम था और प्रेमचंद ने गुलामी के ही समय में बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं और उसका असर तो इस पे पड़ना ही था, क्योंकि कैसे एक जो संवेदनशील जो एक रचनाकार होगा जो बहुत कुछ अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ होगा और उसका देश गुलाम हो तो उसकी कृति पर उसका असर न पड़े, ये हो नहीं सकता था। इसके साथ इसमें आज करीब 100 वर्ष होने वाले हैं, करीब 90 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं इस उपन्यास को लिखे हुए और पढ़े जाते हुए, पर इसकी जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है। इसकी प्रासंगिकता से हम मना नहीं कर सकते हैं, इसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं कि हम एक ये देखें कि हम ये बात कह दें कि हिंदुस्तानी स्त्रियों को गहनों से बहुत मोह होता है और जाल पाए कि इसमें जो स्त्री है उसको बहुत ज़्यादा गहनों से मोह है, तो यहीं से बात ख़त्म नहीं हो जाती। इसमें अनन्य समस्याएं हैं, कई तरह की चित्र हैं, कई तरह के संवेदनाएं हैं, कई तरह की समस्याएं हैं। इसको हम यहाँ पर जानेंगे क्या क्या है इसके। तो सबसे पहले तो हम एक बात देखते हैं, चूँकि प्रेमचंद सिर्फ उपन्यासकार ही नहीं थे, कहानीकार ही नहीं थे, उन्होंने जगह जगह पे अपने बहुत ही क्रांतिकारी भाषण के लिए और अपने लेखों के लिए भी वो जाने जाते हैं। तो प्रेमचंद ने सबसे पहले एक उपन्यास शीर्षक एक लेख में लिखा था कि परिस्थितियाँ इतनी तीव्र गति से बदल रही हैं कि नित नए नए विचार पैदा हो रहे थे। यानी जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जो उसकी आग चल रही थी और लोगों को लग रहा था कि पता नहीं इसमें क्या होगा, यहाँ तक कि जो उसके बड़े बड़े नेता थे नेहरू जी, गांधी जी, वो भी नहीं आश्वस्त थे कि वो कितनी आज़ादी और किस तरह की आज़ादी हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उनके जो नौजवान लोग रोज़ तरह तरह की परिस्थितियों का शिकार हो रहे थे, शहीद हो रहे थे, उनका भविष्य क्या होगा। तो ये बहुत मुश्किल है कि लेखक का जो देश काल की जो स्थितियां हैं उन पर उस पुस्तक पर असर ना पड़े। गबन पर कैसे नहीं असर पड़ता, कोई भी कृति रची जाती है, कोई भी रचना रची जाए, हम विश्व की बड़ी बड़ी रचनाओं को देखते हैं, चाहे वो वार एंड पीस हो, चाहे वो अन्ना कारेनीना हो, चाहे कोई भी रचना हो, वो अपने समय के कालखंड से, अपनी समय के समय काल से अछूती नहीं रह पाती है। इसीलिए शायद जब हम उपन्यास की समीक्षा करते हैं या कहानी की समीक्षा करते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास पॉइंट होता है, एक सब हेडिंग होती है। क्या होती है? देश काल एवं वातावरण की, क्या समय था, कौन सा समय था और परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। प्रेमचंद की बेटी अमृत राय ने भी आगे लिखा है कि उन दिनों मेरठ षड्यंत्र केस चल रहा था और गबन का उत्तरार्ध पूरा का पूरा क्रांतिकारियों के खिलाफ पुलिस के झूठे केस की दास्तान है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरठ षड्यंत्र केस चल रहा था और रमानाथ की जो आधा जो उपन्यास है, आधा गबन जो उपन्यास है, आधे से भी कम मैं कहूँगी कि 21वें 22वें सर्ग तक में, जब तक शुरुआती दौर पे जब जालपा गहनों के मोह में पड़ी है, रमानाथ उसे गहने ला रहा है और कहीं ना कहीं वो पैसे बचा रहे हैं और फिर वो गल्ले का पैसा किसी जौहरी को दे दिया जाता है और 21वें 22वें सर्ग में ही, उपन्यास के सर्ग में ही जो रमानाथ है वो कलकत्ता चला जाता है। उसके बाद में सारा उपन्यास का जो कलेवर है, जो उसकी बुनावट है, वो पूरी तरह से बदल जाती है। अब कोई पारिवारिक जीवन में नहीं है, उसको किसी को गहने नहीं चाहिए, उसको किसी को प्रेम नहीं चाहिए, सबके सामने बड़े बड़े प्रश्न हैं। क्योंकि जब रमानाथ वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ की सरगर्मियों से वाकिफ होता है। वो उसको पता चलता है कि देवी दीन के जो 2 बेटे हैं वो शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे शहीदों की दास्तान, वहाँ के आसपास के लोगों को शहीदों की दास्तान चल रही है। और अब जालपा को भी नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू करती है। वो रतन उसके पास आ करके बैठती है और बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। देवी दीन के माध्यम से बहुत कुछ पता चलता है। वो अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं ताकि वो और कुछ बातों को पता कर सकें। तो ये सारी बातें चलती हैं। 20 मार्च 1929 को पूरे देश में गिरफ्तारियां हुई थी, जिसकी वजह से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी कि पता, क्योंकि नौजवान जाने जा रही थी, लोगों को फांसी हो रही थी, पता नहीं क्या होगा।
अब ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इसमें एक परिस्थिति पर प्रेमचंद का और असर देखने को मिलता है कि ये जो इसके केंद्र में जो दो पात्र हैं, जालपा और रमानाथ, ये किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व। जो मध्य वर्ग है वो इस समय पर वो क्या सोच रहा है, उसको क्या चाहिए? वो बहुत कम में नहीं रहना चाहता, पर वो बहुत अपनी जान भी जोखिम में नहीं डालना चाहता था। ये मध्य वर्ग खुल करके आज़ादी के आंदोलन में वो भागीदारी भी नहीं करना चाहता था। तो ये जो मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले जालपा और रमानाथ हैं, उनसे कहीं ना कहीं गांधी जी की अपील है। उस एक पारिवारिक जो चरित्र हैं, उनके माध्यम से गांधी जी की अपील थी कि वो आएं और राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हों, वो असहयोग आंदोलन में उनको सपोर्ट करें। प्रेमचंद ने स्वयं सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि वो खुद उस आंदोलन में कहीं ना कहीं कूद चुके थे। तो प्रेमचंद कहीं ना कहीं इस मध्य वर्ग को जो गांधी जी का लाने का प्रयास था, क्योंकि वो भागा चला जा रहा था उन स्थितियों से, जो आत्म केंद्रित था, व्यक्तिवादी था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। देश में जो चल रहा होगा वो देश चलाने वालों का काम है, मध्य वर्ग क्या करे? पर ऐसा नहीं होता, हर तिनके तिनके से बातें बनती हैं। इसलिए ये जो अपील थी गांधी की मध्य वर्ग से कि वो आए और आज़ादी के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे, तो वो अपील रमानाथ अंत में, उपन्यास के अंत में कहीं ना कहीं पूरी करता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद ने गबन में मध्य वर्ग की सीमाओं को भी रेखांकित किया है कि भाई क्या क्या सीमाएं थी, वो कितना सोच सकते थे। वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते, उनको अपने बच्चों की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, अपना जो छोटा सा घर है उसको बड़ा करने की चिंता है, उनको दिखावे की चिंता है कि रतन आएगी या कोई उनका मित्र आएगा तो वो कैसे दिखावा करे। उनके पास तांगे के पैसे ही नहीं हैं, जालपा तांगे के पैसे खर्च नहीं करना चाहती है, उसके पास मुश्किल है, पर वो गंगा नहाने के लिए अपनी सहेलियों के साथ जाती है, तो तांगे का पैसा, पान का पैसा खुद खर्च करना चाहती है, क्योंकि दोस्त कैसे जानेंगे, मित्रों को कैसे पता चलेगा कि उसके पास सब कुछ है। इस दिखावे को, इन सीमाओं को प्रेमचंद रेखांकित करते हैं, पर यहाँ इन रेखांकन के सहारे वो वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाते, अपनी कहानी का पृष्ठ नहीं ख़त्म कर देते, वहाँ से वो रुक नहीं जाते हैं, बल्कि वो उन्हीं में संभावनाओं को भी तलाशते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि व्यक्ति जो होता है वो एक महत्वपूर्ण योनि में रहता है और उसके पास अनंत संभावनाओं का पिटारा है। तो प्रेमचंद उसकी सीमाओं का, मध्य वर्ग की सीमाओं का रेखांकन तो करते हैं, पर वो संभावनाएं तलाशते हैं, और ये संभावनाएं ही हैं कि एक समय पर जालपा जो है वो सारी चीज़ों से मुक्त हो जाती है, सारे गहनों से मुक्त हो जाती है, और बहुत बौद्धिक तरीके से, बहुत विचारशील तरीके से हमारे सामने आती है, और पूरी सारी स्थितियों परिस्थितियों से रमानाथ को बचाती चलती है। और रमानाथ भी इस बात को मान लेता है कि नहीं, मैंने जो किया था वो गलत था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो और यहाँ पर जो रमानाथ है वो मध्य वर्ग का एक मुख्य पात्र है, जो अपनी पत्नी से वास्तविक स्थिति को छुपाता है। ये उसके जीवन का सबसे बड़ी भूल है, और जिसकी वजह से परेशानी का कारण भी बनता है। जो रमानाथ निर्दोष है, जिसने गल्ले का पैसा चुराया ही नहीं है, जिसको तुरंत भरपाई करके उसकी पत्नी आ गई है, वो छुपा छुपा फिरता है और पुलिस वालों के षड्यंत्र का भागीदार हो जाता है कि वो झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये वास्तविक स्थिति से बचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है, पर मध्य वर्ग शायद ऐसा करता है, इसलिए इस तरह का पात्र प्रेमचंद ने बुना है। व्यक्तिगत लूट के लिए स्वाधीनता आंदोलनों के नायकों के खिलाफ झूठी गवाही देने को तैयार हो जाता है। वो धीरे धीरे सुविधा भोगी हो गया है। पुलिस जब उसको एक बहुत बड़ा सा घर दे देती है, वहाँ पर जोहरा नाम की वेश्या आती है और उसको शराब पिलाई जाती है, और जोहरा को ये कहा जाता है कि वो उसको अपने आकर्षण में कहीं ना कहीं बांधे रखे। तो रमानाथ बिना इस बात की चिंता किए हुए कि जालपा कितनी स्थितियों परिस्थितियों में या उसके घर के लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, वह उन्हीं में अपना जीवन को बिताने लगता है, और वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, वो कहीं ना कहीं खतरों से डरता है। प्रेमचंद रमानाथ में संभावनाओं की फिर भी तलाश करते हैं, और अंत में रमानाथ जो है खतरों और असुविधाओं को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता में ये बहुत ज़रूरी था कि शहरी मध्य वर्ग इसमें अपना योगदान करे,
और ये जो युग का जो प्रभाव है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो चाहत थी, उसका असर इस गबन उपन्यास में देखने को मिलता है। यहाँ पर रमानाथ में थोड़ी सी प्रगतिशीलता भी दिखाई पड़ती है, यद्यपि वो बहुत जीवंत रूप में नहीं आ पाता है पूरे उपन्यास में, पर वो एक काम करता है। वो जालपा को जब घर से बाहर ले जाता है, चाहे सिनेमा दिखाने के लिए, चाहे घुमाने के लिए, तो रुकता नहीं है। इससे ये भी जाना जा सकता है कि जो रमानाथ है वो कहीं ना कहीं प्रगतिशील है। अब ये जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय चल रहा था, इसमें किस किस की भूमिका थी, कौन कौन से लोग थे जो इसमें भागीदारी कर रहे थे? तो राष्ट्रीय आंदोलन में जब हम इसको देखते हैं, इस उपन्यास को देखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कई पुरुष पात्र हैं, जैसे वकील साहब हैं, रामानाथ के मित्र हैं जो उनके साथ शतरंज खेलते हैं, रामानाथ के पिता हैं, कई सारे लोग हैं, पर वो राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते जितना कि एक निम्न वर्ग का व्यक्ति कौन है, देवी दीन है। प्रेमचंद ने देवी दीन के आँखों से उस समय के चल रहे स्वाधीनता आंदोलन की वास्तविकता को दिखाया है। वो समझ रहा है कि ये जो बेटा समझ करके मैंने जिसको अपने घर में सुरक्षा दी है, जिसको हमने बेटे से बढ़ करके मेरी पत्नी ने और इसको माना है और हर तरह से उसको बचाया है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के चंगुल में फंसता जा रहा है। उसकी जवान बेटों की शहादत हुई है, पर फिर भी वो उसको किसी बात से डर नहीं लगता। वो कहता है जो भी है, जिस भी तरह से है, मैं उसका निर्वाह करूँगा। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प है, क्योंकि ये उस समय की बहुत बड़ी बात थी कि अगर क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कैसे गुलाम बनाया था, वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा ही तो उसने गुलाम बनाया था। तो गांधी जी की अपील थी कि भाई स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करो, और ये संकल्प लेना होगा, सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। इसके साथ ही एक ये भी था इस उपन्यास में, भद्र समाज की असलियत को उजागर करता है। जो बड़ा समाज है, जो ऊपर का तबका है, वो किस तरह से इससे बचना चाहता है, इसमें अपनी भागीदारी नहीं करना चाहता है, ये भी इसमें दिखाया गया है। क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ों के संपर्क में थे और उनके साथ रह करके अपना जीवन बिताते थे और सुख हासिल करते थे। वो सुख से विरत नहीं होना चाहते थे, पर निम्न वर्ग के साथ ऐसा नहीं था। अच्छा, राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे देश में महिलाओं ने बहुत भागीदारी तो नहीं की थी, पर जिस तरह की भी उनकी भागीदारी रही हो, क्योंकि भारतीय समाज बहुत खुला समाज तो नहीं था, पर उन्होंने अपने गहने दिए, चीज़ें दिए। तो इस गबन उपन्यास में भी जो महिला पात्र हैं, जालपा है, रतन है, जोहरा है, जग्गो है और रामेश्वरी हैं, इनका रामेश्वरी को अगर छोड़ दिया जाए और जालपा, रतन, जोहरा और जग्गो को देखा जाए, तो ये भी मजबूत पात्र हैं जो लगातार उसमें सहयोग करते हैं। जोहरा जो एक वैश्या के तौर पर उपन्यास में प्रवेश करती है, वह अंत तक किसी तरह का उसे मोह नहीं रहता, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। वो जालपा के साथ एकदम योगिनी वेश में आ जाती है और अपने जीवन को अंततः न्यौछावर कर देती है। मतलब उससे उसका जो औदात्य है, उसका जो चरित्र है, ये हमें बताता है कि कोई वैसे होने से उसका औदात्य खत्म नहीं हो जाता। जालपा आभूषण प्रेम से देश प्रेम तक की यात्रा करती है, ये इसका युग बोध है। स्त्रियों को सामाजिक और पारिवारिक निर्णय का उस समय पर अधिकार नहीं था, पर फिर भी वो कहीं न कहीं उसमें यत्नपूर्वक अपने संकल्प को दोहराती चलती हैं। महिलाओं में सामाजिक और राजनीतिक भूमिका में की भागीदारी सशक्त हो, इसके लिए प्रेमचंद कहीं न कहीं उस पर बल देते हैं। सामाजिक विषमता पर प्रकाश डाला गया है और स्त्री जागरूकता पर बल दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस और नौकरशाही की भूमिका है। नौकरशाह हमेशा से एक ऐसा चरित्र रहा है, पुलिस एक ऐसा चरित्र रही है जिसने निर्दोषों को भी सलाखों के अंदर कई बार वो ले गए हैं। और इस उपन्यास में देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े जो नवयुवक हैं, उन पर लगातार दमन की कार्रवाई की जाती है। डकैती की झूठे आरोपों में नवयुवकों को फंसाया जाता है। पुलिस और नौकरशाह लगातार अपनी कुटिल चाल चल रहे हैं। एक बार जब
रमानाथ उनसे झूठी गवाही देने के लिए हाँ बोल देता है, और जब वो उससे मुकरना चाहता है तो पुलिस और नौकरशाह उसे किसी भी तरह वहाँ से हटने नहीं देना चाहते हैं। झूठी गवाही और झूठे मुकदमे का भंडाफोड़ भी होता है और सारी बातें खुल कर के सामने आ जाती हैं। जज के सामने उस पर बहस होती है, जहाँ पर जालपा अपनी सारी बातों को सही सही रखती है। ये है। अब हम और भी बातें करेंगे कि जब गबन की प्रासंगिकता कितनी बनती है, आज के समय में कितना प्रासंगिक है वो। तो हमारे जीवन का जो पारिवारिक जो यथार्थ है, जो पारिवारिक जो चीज़ें हैं, वो अभी भी उसमें ये गबन की जो प्रतिबिंब है, जो उसका अश्क है, कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। और सामाजिक यथार्थ को भी व्यंजित किया गया है। आज का भी सामाजिक यथार्थ यहाँ दिख जाता है। कथा के केंद्र में मध्यवर्गीय दिखावा, मध्य वर्ग को कहा गया है कि वो दिखावे के जीवन में ज़्यादा अपने आप को करता है, वो अपने लिए नहीं परेशान है, उसे लोग देख करके क्या कहेंगे, जो रमानाथ और जालपा के साथ निरंतर चलता रहता है कि ऐसी साड़ी नहीं होगी तो क्या होगा, अब ऐसी साड़ी हो गई तो घड़ी ऐसी नहीं होगी तो क्या होगा। और फिजूल खर्ची भी है। जब आपको स्थिति अपनी पता है तो विवाह में किस लिए इतना खर्च करना, जब आपको अपनी स्थिति पता है तो इतने महंगे गहने किस लिए खर्च करना। पर ये मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वो इसी तरह से अपने को चलाता है, क्योंकि निम्न वर्ग के सामने अपने आप को उसे ऊंचा दिखाना है और उच्च वर्ग से उसको अपनी बराबरी करनी होती है। इसलिए वो दिखावे का जीवन, आज भी दिखावे का जीवन कहीं ना कहीं जीता है। इस उपन्यास में जब रमानाथ जेल से छूट जाता है, अपनी गवाही देने से मुकर जाता है और जालपा उसके साथ हो जाती है, देवी दीन होता है, रज्जो होती है, जोहरा होती है, सभी मिलकर के प्रयाग के पास एक गांव में बसने के लिए चले जाते, जहाँ पर वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ग्राम की जो कल्पना है और जिस तरह का जीवन चाहिए, क्योंकि शहर में जिस तरह की दिक्कतें हैं, जालपा बार बार कहती है कि वो छोटा सा घर है, उसके पास और कुछ नहीं है, सारा पैसा जो है रमानाथ के पिता को वो कहीं किराए पर चला जाता है, किन्हीं और बातों में खर्च हो जाता है। शायद ग्रामीण जीवन ज़्यादा बेहतर है अगर आदर्श ग्राम हो, तो इसकी भी परिकल्पना की गई है। एक बड़ी समस्या जो आद्योपान चलती है गबन में, वो है रिश्वत की समस्या। और रिश्वत की समस्या आज भी बनी हुई है, इसके लिए बहुत कुछ प्रयास किए गए हैं, पर रिश्वत इस देश में, हमारे देश में लगातार बनी हुई रही है और ये बहुत सारी जो प्रगति है, जो विकास है, उसको समाप्त करती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। दहेज की समस्या है, दहेज में, और इसको बहुत पहले प्रेमचंद पढ़ लेते हैं कि दहेज की समस्या जो है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे बहुत सारे जीवन दुखी होते हैं। सिर्फ इसमें एक स्त्री ही नहीं है कि जो उसका पिता दहेज नहीं दे पाएगा तो उसका अच्छे पति के साथ, ठीक पति के साथ विवाह नहीं हो पाएगा, ठीक घर में वो नहीं जा पाएगी, ठीक जीवन नहीं जी पाएगी। नहीं, इसके साथ ये भी है कि दोनों ही परिवार अलग अलग तरह के दुख झेलते हैं, क्योंकि जिस परिवार में लड़की आती है, स्त्री आती है, वो परिवार भी दिखावे के लिए कि अब इन्होंने इतना दहेज दिया तो हमें क्या क्या करना चाहिए, और जिस घर से लड़की चली आती है, जो उसका पिता होते हैं, जो उसके माँ बाप होते हैं, वो कई तरह के कर्ज का सामना करते हैं। तो ये दहेज की विभीषिका रही है इस देश में, और इस समस्या को ख़त्म ही होना चाहिए। और इस पर भी प्रश्न उठाया है प्रेमचंद ने, जो बेहद प्रासंगिक है। एक समस्या इस उपन्यास में और उठाई गई है, बेमेल विवाह की समस्या। वकील साहब और रतन के विवाह के द्वारा, वकील साहब वृद्ध हैं और रतन बिल्कुल युवा है और उनसे करीब 20 बरस छोटी है, तो उनके विवाह के द्वारा ये समस्या भी दिखाई गई है। अचानक से ही वकील साहब का निधन हो जाता है और रतन अकेली बसती है। ये समस्या यहाँ पर हमेशा से थी और इस पर प्रकाश डाला गया है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। बाद में खैर देश में बहुत सारे कानून बने कि बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए और काफ़ी कुछ ये जो कुप्रथा थी वो समाप्ति के दौर पर है, पर ये समस्या आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक बनी हुई है। जोहरा चरित्र के द्वारा वैश्य जीवन को खंगाला गया है, उसकी समस्या को उजागर किया गया है कि कोई स्त्री ऐसा नहीं है कि बहुत मन वचन कर्म से वैश्या बनना चाहती है, किन परिस्थितियों में उसको वैश्या बनने के लिए उकसाया गया है या वहाँ झोंका गया है, कोई नहीं जानता।
तो ये वैश्य जीवन की समस्याओं को भी उजागर किया गया है। दीनदयाल यहाँ सामंती चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है, वो सोचता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और मध्य वर्ग के आत्म विभाजन को भी, कि कैसे कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, कहीं वो परिवार की तरफ भी चाहता है, वो कमाना भी चाहता है, वो अय्यासी का जीवन भी जीना चाहता है। इस आत्म विभाजन को भी प्रेमचंद ने उठाया है। स्त्री को मात्र रूप लावण्य की वस्तु ना समझा जाए, इस पर लगातार आज के समय पर भी विवाद हो रहे हैं कि स्त्री को वस्तु ना समझा जाए, उसको सिर्फ ये कर लो, ऐसा कर लो, उसको एक वैचारिक, एक व्यक्ति के तौर पर माना जाए कि वो एक विचारशील व्यक्ति है। इसके लिए भी प्रेमचंद शुरुआती दौर से ही अपने उपन्यासों में जिरा करते हुए मिलते हैं। इसके लिए वो जालपा को एक सुंदरी के तौर पर ही नहीं, रतन को एक सुंदरी स्त्री के तौर पर ही नहीं, बल्कि उन वैचारिक बातों से, समझदारी भरी हुई बातों को में लगातार उनसे जिरा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही सारी बातें रतन समझदारी की करती है, जोहरा करती हैं, जालपा करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री को सिर्फ वस्तु ना समझा जाए। जालपा और जोहरा दोनों वैचारिक रूप से बेहद समृद्ध स्त्रियां हैं, बल्कि रतन भी बेहद समृद्ध है, जो जानती है कि इस तरह के विवाहों का क्या अंत होगा। रमानाथ इन दोनों की वैचारिक समृद्धि को नहीं समझ पाता। शायद वो इतना विचारशील यहाँ पर नहीं है जितना कि ये स्त्रियाँ यहाँ पर समृद्ध हैं। दोनों स्त्रियाँ वैचारिक तेज में पुरुषों से कहीं आगे हैं, और देश रक्षा का भाव सर्वोपरि रखा गया है कि व्यक्ति देश के सामने कुछ नहीं है, देश के सामने स्वयं का प्रेम न्यौछावर हो जाता है। अब बहुत सारे मूल्य हैं, बड़े सारे नैतिक मूल्य हैं, साहसिक मूल्य हैं जो इस गबन उपन्यास में पिरोए गए हैं कि जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए, भले आपकी हिम्मत ना पड़े। आप बहुत बड़ा महकमा है, पुलिस है, बुर्जुआ वर्ग है, नौकरशाही है, पर एक छोटा सा पात्र, एक अबूझ सा पात्र जालपा उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू करती है और उसका विरोध करके मानती है। शिक्षा का प्रश्न है, भ्रम का निवारण है। आप भ्रम में पड़े रह करके चीज़ों को कि ये ऐसा ही होगा, जैसे रमानाथ सोचता है कि ऐसा ही होगा या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता। आपको उन भ्रमों से बचना होगा। स्त्री सशक्तिकरण का प्रश्न है कि स्त्रियों को कैसे सशक्त बनाया जाए, बल्कि उनको राजनीति में भी भागीदारी दी जाए, उनको स्वाधीनता आंदोलन में भी भागीदारी दी जाए, ताकि वो और सशक्त हो सकें। और पितृसत्तात्मकता तो है ही, पितृसत्तात्मकता प्रेमचंद बहुत अच्छे से अपने उपन्यास में इन स्त्रियों के साथ खड़े होते हैं, और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के बारे में, जिसकी वजह से स्त्री कहीं न कहीं परतंत्रता का जीवन जीती है, उसके बारे में बताते हुए और लिखते हुए वो किसी तरह का संकोच नहीं करते। वो उंगली रख रख करके बताते चलते हैं कि भाई ये मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए। इसके साथ भी वे स्त्रियों के आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। हाँ, कि सिमोन द बोउआ का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ। उन्होंने काफ़ी बरस पहले इस बात को कहा था कि स्त्री अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो वो काफ़ी कुछ आत्मनिर्भर हो सकती है, कई सारी चीज़ें उसके वश में हो सकती हैं। ये बात सही है कि अगर आर्थिक तौर पर उसके पास कुछ पैसा होगा, कुछ पूंजी होगी, तो वो अपने हिसाब से कुछ काम कर पाएगी और मजबूत बनेगी। इसके साथ ही प्रेमचंद ने इस समस्या की ओर भी, इस मूल्य के ऊपर भी प्रश्न उठाया है कि जो हमारा जो समाज है, जो हमारा धर्म है, उसको सिर्फ हम ये ना माने कि ये ऐसा है तो हम ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि उसको बार बार परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ने की, कुछ पुरानी बेकार हो चुकी चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा था तो ऐसा ही होता रहेगा। समय के साथ, परिस्थितियों के अनुसार समाज और धर्म को भी परिभाषित करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। मुक्त राष्ट्र की संकल्पना है। स्त्री संबंधों में विश्वास की भूमिका, स्त्री पुरुष संबंधों में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है। श्रमिकों और किसानों की समस्याओं को उठाया गया है। उपन्यास में जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, जो अंतिम मनुष्य है, उसकी भी चिंता की गई है। रिश्तों में ईमानदारी का होना बेहद आवश्यक है। इस बात को जालपा और रमानाथ के जरिए बताया गया है।
और इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ कि पर्यावरण के प्रति प्रेम को भी दर्शाया गया है। शायद सारे शहरी जीवन को छोड़ करके ये सभी लोग एक प्रयाग के पास एक ग्रामीण सी जगह में नदी के किनारे बस जाते। शायद ये पर्यावरण प्रेम ही है कि ये शहरों से ही सारी बातें हासिल होने वाली नहीं हैं। तो इस तरह से जो गबन उपन्यास है उसमें जो युग बोध है और उसकी जो प्रासंगिकता है वो लगातार बनी हुई है। ये महत्वपूर्ण बात है।